बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स से मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 तक हम पहुंच गए थे। यहाँ हमने छोड़ दिया था, तो जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम क्वेश्चन 6 सॉल्व कर रहे थे। तो सबसे पहले सवाल के अंदर मैंने ऊपर 4 को कॉमन लिया था। 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच गया, टी स्क्वायर माइनस 90 और यहाँ पे 20। और नीचे मैंने टी कॉमन लिया था, तो टी कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच गया, 4 - टी। अच्छा, ये टी यानी कि मैंने जब एक सिंगल टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे खाली टी बचेगा, टी का स्क्वायर नहीं बचेगा, तो ये स्क्वायर मुझे रिमूव करना है। ठीक है। टी कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 - टी और इस ब्रैकेट में 5 - टी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये कहा था कि यहाँ पर जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है इसको मुझे ब्रेक करना है मिडिल टर्म के अंदर। ये आप लोग क्लास 8 में सीखते हुए आए हैं। अच्छा, इसको बहुत डेप्थ के अंदर मैं दोबारा बताऊंगा फैक्टराइज करने में, बिकॉज यहाँ पे सवाल तो इजी होंगे, लेकिन अगर सवाल बहुत ही लंबे आते हैं, कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो ब्रेक करने में कभी कभी क्या होता है कि बहुत सोचना पड़ता है। तो किस तरीके से अपनी एफर्ट को कम से कम कर सकते हैं, तो वो मैं आपको मजीद बाद में बताऊंगा। एनीवेज, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है टी स्क्वायर माइनस 90 + 20। तो इसे मैं मिडिल टर्म के जरिए ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा, मैंने -90 को ऐसे ब्रेक करना है कि दोबारा सॉल्व करने में -90 आ जाए, और उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने में वो आंसर आए जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में आ रहा है। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। मेरे पास एक्सप्रेशन है टी स्क्वायर -90 + 20। ठीक है। तो यहाँ में मैंने -टी को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है, ऐसे कि मे बी के -7t और -2t। तो मैंने -9t को -7t -2t में ब्रेक कर दिया, या फिर 10t -t, सॉरी -10t + t। ठीक है। तो -10t + t ऑल्सो इक्वल टू -90। तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन मैं दो ऐसे फैक्टर में, ऐसी टर्म में ब्रेक करूं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने में वो आंसर आए जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में आ रहा है। तो 20 × टी स्क्वायर, यहाँ पे ये दोनों एक्सट्रीम टर्म्स थी। जब मैं इन दोनों को कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आ रहा है, 20 टी स्क्वायर, राइट। तो मैंने -टी को दो ऐसे टर्म में ब्रेक करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने में +20 टी स्क्वायर आंसर आ रहा हो। तो -7t -2t, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आ रहा है, 14 टी स्क्वायर। 20 टी स्क्वायर आंसर नहीं आ रहा। और -10t + t, अगर मैं इन्हें करता हूँ मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ रहा है, -10t × +t -10 टी स्क्वायर। लेकिन आंसर प्लस का 20 टी स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर मैं -9 को ब्रेक कर दूं -4t और -5t के अंदर, तो -4t -5t क्या आंसर आ रहा है, -9t। और जब मैं इन दोनों नंबरों को करता हूँ मल्टीप्लाई, यानी कि -4t मल्टीप्लाई -5t, तो आंसर क्या आ रहा है, प्लस का 20 टी स्क्वायर। तो ये मेरा सही पेयर है। ठीक है। और बाद में +20 हमारी एक्सट्रीम टर्म थी। यानी मैंने -9t को -4t और -5t के अंदर ब्रेक करना है। तो इसे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। 4 कॉमन था, अब ये बन जाएगा टी स्क्वायर -5t। अच्छा, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर सकते हैं। या तो लिखे -5t -4t, या फिर -5 वो -4t -5t, डजेंट मैटर। -5t -4t, यानी मैंने -9t को -5t -4t ब्रेक कर दिया, देन प्लस का 20। और नीचे क्या लिखा हुआ है, t × 4 -t और 5 - t। मिडिल टर्म में ब्रेक कर देने के बाद मैं शुरू की दो टर्म में जो कुछ भी कॉमन निकल रहा होगा निकालूंगा, बाकी बाकी दो टर्म के साथ सेम करूंगा, यानी कि कॉमन निकालूंगा। तो 4 तो खैर बाहर लिखा हुआ था। ठीक है। अब आगे आते हैं। टी स्क्वायर और -5t में टी कॉमन था, तो टी कॉमन है, मैं निकाल लेता हूँ। तो क्या बच जाएगा अंदर, t -5। अब -4t + 20 में -4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज 420 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 20। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, t साइन नेगेटिव का हो जाएगा, t -5। अच्छा, जब भी मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करूंगा, अगर मैंने सही ब्रेक किया है तो हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे।
ये इस बात की निशानी है कि मैंने सही ब्रेक किया। अगर दोनों ब्रैकेट सेम ना आए, इसका मतलब है कि मेरा पेयर सही नहीं बना है। लेकिन दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, यानी कि मैंने सही ब्रेक किया। नीचे जो लिखा हुआ था उसको एज इट कॉपी कर देंगे, t × 4 - t, और बाद में 5 - t। अच्छा, अब ये 4 तो यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इन दोनों में t - 5 कॉमन था। अब जब मैं t - 5 कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा, t - 4। t - 4, और नीचे क्या लिखा हुआ, t × 4 - t और 5 - t। अच्छा, अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है t - 4, ये लिखा हुआ है 4 - t, यानी कि वही लिखा हुआ है, साइन चेंज है। ये लिखा हुआ है t - 5, ये लिखा हुआ है 5 - t। तो अगर ये वाला भी वो t - 4 हो जाए और ये वाला t - 5 हो जाए तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हम यहाँ पे दोनों ब्रैकेट से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ था, 4, उसके बाद यहाँ पे t - 5 और बाद में t - 4। अब मैं यहाँ पे -t ले रहा हूँ, यानी कि मैंने इस ब्रैकेट से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। तो ये वाले ब्रैकेट की टर्म उल्टी हो जाएंगे, यानी कि 4 माइनस का 4 बन जाएगा और -t + का t बन जाएगा। मैं समझाने के लिए ये काम कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। यानी मैंने इस वाले ब्रैकेट से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो बाहर नेगेटिव t बन गया, और 4 माइनस का बन गया और t प्लस का, और ये 5 - t वैसे ही रहा। अब इसकी जगह मैं चेंज कर दूंगा, यानी कि प्लस का टी पहले और माइनस का 4 बाद में। अब मैं इस वाले ब्रैकेट से भी एक और नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा, तो ये टी पॉजिटिव बन जाएगा। वहां पर पहले से ही -t मौजूद था, जब एक और नेगेटिव साइन मैं बाहर निकालूंगा तो ये प्लस का टी बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, 4 × t - 5, t - 4, और ये बन जाएगा प्लस का टी। अब ये बन गया मेरे पास t - 4, और यहाँ पे दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज। मैं साथ में रिवर्स भी कर रहा हूँ, -का 5 प्लस का टी। तो प्लस का टी मैंने पहले लिख दिया और -का 5 बाद में लिख दिया। अब इससे ये टर्म कट जाएगी और इससे ये टर्म कट जाएगी। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4/t। ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 सॉल्व हो गया। जी, अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 7 है, x² - 2x - 3। जी, पार्ट 7 हमारे पास क्या है, x² - 2x - 3 डिवाइडेड बाय x² - x - 2। x² - x - 2। अब यहाँ भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, ना कुछ कॉमन निकल रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैं ब्रेक करूंगा मिडिल टर्म। तो मैंने -2x को ऐसे ब्रेक करना है कि वो जो दो नंबर जिन्हें ब्रेक करूँ उन दोनों को मल्टीप्लाई करने में आंसर आए -3x², जो कि एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट था, यानी कि -3 और ये x² इनका प्रोडक्ट था। तो अगर मैं -2x को -3x + x से ब्रेक कर दूं, -2x को मैंने कैसे ब्रेक कर दिया, -3x + x। तो -3x + x वापस -2x, यानी कि इसकी दो टर्म बन गई। और इन दोनों का मल्टीपल क्या आ रहा है, यानी कि जब मैं -3x को मल्टीप्लाई करता हूँ x से तो क्या आंसर आ रहा है, -3x²। ठीक है, तो एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट भी यही आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऊपर मिडिल टर्म को ब्रेक करूंगा। तो ये बन जाएगा x² -3x + x - 3। अब नीचे मैंने नेगेटिव एक्स को ब्रेक करना है ऐसे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने में -2x² आ जाए। तो -2x + x के अंदर ही ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक हो जाएगा, x² -x की जगह -2x + x - 2। अब देखें, -2x + x वापस -x, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा -2x × x - 2x - 2x², जो कि इन दोनों का भी प्रोडक्ट है। साइन भी सेम होना चाहिए, यानी कि ऊपर और नीचे की दोनों टर्म को मैंने मिडिल टर्म भी ब्रेक कर दिया।
अब यहाँ पे शुरू की दो टर्म में x कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, x-3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, और x-3 को ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नीचे इन दोनों टर्म में x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, x-2। और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x-2। अच्छा, ये दोनों ब्रैकेट सेम आना इस बात की निशानी है कि मैंने सही पेयर बनाया है। यहाँ भी ये दोनों ब्रैकेट सेम आए थे, तो जो सेम ब्रैकेट आएंगे उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर सेम ब्रैकेट क्या आया था, x-3 अंदर क्या बच गया, x+1। और नीचे क्या आया, x-2। और यहाँ पे क्या बच गया, x+1। तो x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x-3/x-2। ये हमारे पास आंसर आ गया 3 के पार्ट 7 का। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 8। जी, पार्ट ए हमारे पास, पार्ट 8। 4x² प्लस 24x प्लस 36। 4x² प्लस 24x प्लस 36, किससे डिवाइड हो रहा है, 3x² - 27 से। 3x² - 27 से। तो जब भी हमें सिंप्लीफाई करना हो तो वी विल आइदर लुक फॉर एनी फॉर्मूला, कि कहीं कोई फॉर्मूला तो नहीं ओपन हो रहा, जैसे a² - b² का, या फिर a+b के होल स्क्वायर का, या फिर a-b के होल स्क्वायर का। अदरवाइज कहीं भी कुछ भी कॉमन तो नहीं निकल रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, लेकिन ये 4, 24 और 36 तीनों के तीनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो 4 कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर 4 1 द 4, तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 बच गया। 4 6 द 24, तो यहाँ पर क्या आ गया, 6x आ गया। और 4 9 द 36, यहाँ पर 9 आ गया। अच्छा, इन दोनों टर्म में भी 3 कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, x² - 9। अब यहाँ पर तो मेरे पास से जो 3 टर्म थी, इनको मैं मिडिल टर्म में ब्रेक करके इसको मजीद पैटर्न में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और नीचे लिखा हुआ है x² - 9, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 9 जो है ना वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं 9 को 3 का स्क्वायर लूंगा और x² का स्क्वायर, तो यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। लेट्स डू इट। अच्छा, ऊपर मैंने मिडिल टर्म में ब्रेक करना है, तो 6x को मैंने ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 9x² आ जाए। तो दोनों नंबर क्या होंगे, आई थिंक 3x + 3x = 6x, एंड 3x मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस का 9x², तो वो दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3x। दोनों 3x हो जाएंगे। तो ये 6x ब्रेक हो जाएगा 3x + 3x के अंदर, और ये प्लस का 9। और यहाँ पे मैं पहले शो करूंगा इस तरह कि x² x का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। अब मुझे बाकायदा a² - b² की शक्ल बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि एनी टर्म का स्क्वायर माइनस एनी अदर टर्म का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो x+3 × x-3 हमारा आंसर होगा इसे खोलने के बाद। ऊपर मैंने पेयर बनाया था, तो मैं पेयरिंग में कॉमन लूंगा, शुरू की दो टर्म में कॉमन। 4 तो बाहर लिखा हुआ था, अब यहाँ पे ले लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, इन दोनों में x कॉमन है। x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, x+3। इन दोनों में 3 कॉमन है, जब मैंने +3 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x+3। दोनों ब्रैकेट सेम आना इस बात की निशानी है कि मैंने सही पेयर बनाया है। अच्छा, यहाँ पे 3 बाहर था, अब ये a² - b² क्या बन गया, a+b × a-b, यानी कि x+3 × x-3। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेम ब्रैकेट था, वो जो ब्रैकेट सेम आए थे वो कॉमन आ जाएंगे, फिर जो बच जाएगा उसको लिख देंगे हम। 4 बाहर लिखा हुआ था, अब x+3 मेरे पास कॉमन ब्रैकेट है, फिर अंदर यहाँ पे x बच गया, वहां पे +3, यानी कि यही ब्रैकेट दोबारा आ गया। अच्छा, नीचे क्या हो गया, x+3 और x-3। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो गया,
कोई भी एक काट देंगे तो क्या बच गया, 4 × x + 3 / x - 3। ये हमारे पास आ गया आंसर, 4 × x + 3 / x - 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, हम आंसर को चेक कर लेते, 7 का आंसर और 8 का आंसर। 3 के पार्ट 7, 3.1 नीचे है ना। अच्छा, 6 का आंसर 4/t आया था, हाँ वो भी चेक नहीं किया था। ये लगता है कि आई थिंक बुक के अंदर पार्ट 7 और पार्ट 8 के आंसर नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक ही है हमारा। अब जरा देखते हैं आगे बुक में और क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करें 3 का पार्ट 9। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9 सॉल्व करते हैं। ये हमारा आ जाएगा, पार्ट 9 है कि 8 है? अच्छा, ये पार्ट 8 था, ये हमारा पार्ट 9। y + z और y² - 2yz + z²। y + z y² - 2yz + z²। तो z 2 से मैच ना कर जाए, ये 2 है और ये z है, तो मैं z के बीच में एक बार भी लगा दूं ताकि दोनों में फर्क रहे। कभी कभी क्या होता है कि 2 और z एक जैसे लगते हैं। अच्छा, और नीचे क्या लिखा हुआ, y² + yz, ये अलग रहेगा। नीचे हो गया y² + yz। अच्छा, ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है। अच्छा, अगर मैं सेकंड ब्रैकेट को गौर से देखूं तो मुझे लग रहा है कि एक फॉर्मूला ओपन है जिसको मुझे बंद करने की जरूरत है। लिखा हुआ y² - 2yz + z², यानी कि दो टर्म का स्क्वायर है और बीच में उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है, -2 लगा हुआ है। तो हम जरा गौर करें, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, यानी कि दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर बराबर होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, और -2 ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो अगर y और z को मैं दो टर्म लूँ तो y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, -2 ऑफ y इंटू z, तो ये बन जाएगा y - z का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर a मेरा क्या बन गया, y, और b मेरा बन गया z। तो ऊपर तो y + z वैसे ही रहेगा, और ये बन जाएगा y - z का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां मैं y कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, y + z। अब y + z से y + z हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जो फॉर्म सिंप्लीफाइड है क्या, y - z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव नाउ। जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे जहाँ पे सब पे सिंगल टर्म थी, लेकिन क्वेश्चन 4 के हर पार्ट के अंदर हमारे पास से 2 या 3 टर्म है, और वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है और फ्रैक्शन के अंदर है। तो ये सवाल करना थोड़ा लेंदी होता है यहाँ पे, हालांकि वही आपके बेसिक मैथमेटिक्स के स्टेप्स हैं। हमने एलसीएम लेना होता है कि जब भी दो फ्रैक्शन आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो हमने एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे एलसीएम लेने में मतलब है कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, सिंपल कॉमन होल नंबर नहीं है, बल्कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो तरीका हमारा वही है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। एनीवेज, लेट्स डू इट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 से। क्वेश्चन है 4x - 1/2x - 2। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, 4x - 1/2x - 2, 4x + 1/2x + 2, प्लस ऑफ 4x + 1/2x + 2। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो आज के लेक्चर के अंदर
एलसीएम के ऊपर बहुत डिटेल के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम वेरिएबल का एलसीएम लेते हैं। बाद में एक पार्ट को सॉल्व करेंगे जो बिट 1 है हमारी क्वेश्चन 4 की, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम लेते हैं एलसीएम तो हमेशा एलसीएम डिनोमिनेटर का लिया जाता है। अब ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एलसीएम किस तरीके से लेना है इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती है स्टूडेंट्स की। तो इस लेक्चर को जरा ध्यान से सुनना आप लोगों ने, ठीक है। अब फर्स्ट करें, मेरे पास कुछ कॉमन नंबर्स हैं। नंबर्स हैं 3/4 प्लस 7/4। मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो इस बात को याद रखें, जब भी मैं किसी भी एक या किसी भी फ्रैक्शंस को ऐड करूंगा आपस में भाई, 3 और 7 को ऐड करना है तो 3 + 7 10 हो गया। लेकिन 3/4 प्लस 7/4 को ऐड करना है। तो जब भी मैं फ्रैक्शन को ऐड करूंगा तो मुझे हमेशा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका लेते हैं? डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो मैं एक लाइन खींच दूंगा और 4 और 4 दोनों का एलसीएम लूंगा, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो वही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और इन दैट केस यानी कि जो फर्स्ट टर्म थी वो एज इट इज और सेकंड टर्म एज इट इज, क्या बन जाएगा? 10/4। जिसको मजीद सॉल्व कर लेंगे मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब और एग्जाम्पल लेते हैं। 3/4 प्लस 5/6, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दो टर्म को ऐड करना है, ठीक है। तो जब भी दो टर्म को ऐड करेंगे जो फ्रैक्शन के अंदर हो तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? डिनोमिनेटर की टर्म का लेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम कैसे लेते हैं? हम ऐसे लेते हैं एलसीएम आमतौर पे, यानी कि ये रहा हमारे पास 4, ये रहा 6, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे 2 to the 4, 2 3 the 6, फिर 2 से करेंगे 2 1 the 2, 3 नहीं आता। अब 3 से करेंगे 1 3 1 3, यानी कि जब तक यहाँ पे सारे 1 1 ना आ जाए, यानी कि 2 के अलावा 3 4 5 नंबर का भी एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे हर तरफ 1 आ जाएगा तो जितने भी मेरे पास ये डिविजर थे सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 to the 4, 4 to the 12, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। जब एलसीएम 12 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीचे यहाँ पे लिखा हुआ था 4, लेकिन एलसीएम 12 आ गया तो 4 के टेबल में कहाँ पर 12 आता है? तो 4 3 the 12। तो मैं न्यूमरेटर को 3 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ नीचे? 6, तो मैं यहाँ पे 5 नहीं लिखूंगा। 6 के टेबल में कहाँ पे 12 आता है? 6 2 the 12। तो मैं 5 को कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 के बजाय 9 लिखेंगे, 3 3 the 9, और यहाँ पे 5 के बजाय 10 लिखेंगे, 5 2 the 10। तो आंसर कितना आ गया बस? 19/12। तो ये मैं आपको बेसिक एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ। बाद में हम इसी को सीखते सीखते किस तरीके से वेरिएबल में जा रहे हैं ना, वो उसको हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ मैं एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। 8/3 प्लस 5/2, ठीक है। तो मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो मैं 2 और 3 का एलसीएम लूंगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर 8 के बजाय क्या लिखूंगा? 3 1 the 3, 3 2 the 6, यानी कि जो 8 की जगह क्या हमारे पास 3 है जो कि एलसीएम नहीं है। तो जो भी नंबर था उस नंबर के टेबल को वहां तक पढ़ूं कि 6 आ रहा है, तो 3 2 the 6। तो मैं 8 को 2 से करूंगा मल्टीप्लाई। अब अगली टर्म में मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 है जो कि एलसीएम नहीं है, एलसीएम 6 है। तो मैं 2 के टेबल को वहां तक पढ़ूंगा कि 6 आ जाए। तो 2 3 the 6, तो मैं यहाँ पे 5 पे कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई। यानी कि हम बजाय 8 के 8 2 the 16 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 5 3 the 15 लिखेंगे, ठीक है। अब एक चौथी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, वो कुछ इस तरीके से है। 3/4 प्लस 7/8। अच्छा, अब जब मैं 4 और 8 का एलसीएम निकालूंगा, निकाल के देखते हैं। 2 to the 4, 2 4 the 8, फिर उसे डिवाइड करते हैं। 2 1 the 2, 2 2 the 4, फिर उसे डिवाइड करेंगे। 2 1 the 2, तो 2 to the 4, 4 to the 8, आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 आ गया आंसर, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में 4 है जो कि एलसीएम नहीं है, तो 4 के टेबल को वहां तक पढ़ेंगे कि 8 आ जाए। तो 4 2 the 8, तो 3 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। सेकेंड टर्म में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है,
तो 7 असल में 8 वन द 8, यानी कि 7 वन से मल्टीप्लाई होने के बाद चेंज नहीं होगा, वैसे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो 3 to the 6 प्लस 7 1 the 7, तो आंसर क्या आ गया? 13/8। अब मैं तमाम एग्जाम्पल में आप लोग को कुछ बातें नोट करवा रहा हूँ, 8 आएगा, 18 नहीं आएगा, ठीक है। अब जरा इन बातों को नोट करें, ठीक है। एलसीएम हम हमेशा किसका लेते हैं? डिनोमिनेटर का। कभी कभी क्या होता है कि मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली मैं आंसर लिख दूंगा। वो कब होगा? अगर मेरे पास दोनों वैल्यू सेम होंगी तो वही एलसीएम आ जाएगा। अगर मेरे पास दोनों वैल्यू सेम होंगी तो वही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का मल्टीपल है, तो 8 यहाँ पे 4 का मल्टीपल है, यानी कि दो वैल्यू गिवन है और जो बड़ी वाली वैल्यू है वो छोटी वाली वैल्यू का मल्टीपल है, तो वही एलसीएम आ जाएगा। यानी कि भले मैंने एलसीएम लिया हो लेकिन आंसर क्या आया? 8 आया, तो यहाँ भी मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ये दोनों बातें ना हो, यानी कि या तो डिनोमिनेटर सेम ना हो या कोई एक मल्टीपल ना हो, तब मुझे एलसीएम लेना पड़ता है। और अक्सर औकात क्या होता है कि मेरे पास जो दोनों वैल्यू है ना, तो इन दोनों का मल्टीपल ही एलसीएम आ जाता है। लाजमी नहीं कि ऐसा ही हो, जैसे यहाँ पे 6 और 4 का मल्टीपल 24 है, लेकिन जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 12 है, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एल से मुराद यहाँ पे क्या होता है? लोएस्ट। सी से मुराद क्या होता है? कॉमन। और एम क्या होता है? मल्टीपल। तो अगर मुझे किसी भी दो नंबर का एलसीएम लेना है, तो वो नंबर जो कि दोनों का मल्टीपल हो, मल्टीपल, और दूसरा, वो मल्टीपल बहुत सारे होंगे तो उन तमाम मल्टीपल में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो और सबसे कम हो, तो वो कहलाता है एलसीएम। तो 3 और 2 मेरे पास कहाँ पर थे एग्जाम्पल? कहाँ गई ये वाली? ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम जो है ना वो 6 आया। तो ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन भी है और लोएस्ट कॉमन भी है, ये और तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो अक्सर औकात क्या होता है कि मेरे पास जो दो टर्म होती हैं डिनोमिनेटर में, उन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आ जाता है। कभी कभी वो लोएस्ट वही होता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट 24 के अलावा 12 भी इन दोनों का यानी कि मल्टीपल है, हालांकि दोनों का प्रोडक्ट 24 है। अब इन बातों को मैं समराइज करके दोबारा आपको मेंशन कर रहा हूँ कि इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जरा दोबारा आते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस, ये हमारा थर्ड केस, ठीक है। अगर मेरे पास दोनों नंबर डिनोमिनेटर में सेम है तो वही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई भी एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है, यानी कि जो दोनों में बड़ा नंबर है वो दूसरे वाले का मल्टीपल है, तो वही नंबर एलसीएम आ जाएगा। यानी कि इन दोनों सूरतों में मुझे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरा, ठीक है, तो हमारे पास जो दो नंबर थे उन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। लाजमी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अक्सर औकात क्या होता है कि मेरे पास जो दो नंबर होते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आ जाता है। इन दैट केस 4 को हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और 3 को 8 से 8 को कर देंगे 3 से, तो इसे बोलेंगे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरे पास दोनों नंबरों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आ गया, ठीक है, तो ये टर्म इससे हो जाएगी मल्टीप्लाई और 3 इससे हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 4 to the 8 और 8 to the 24। यहां पर अगर बस पता चले कि दोनों नंबर सेम थे, तो ऊपर की दोनों टर्म को एज इट इज उठा के लिख देंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी। और अगर सेम नहीं है तो जहां पर एलसीएम की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो उस नंबर को वहां तक पढ़ेंगे उसके टेबल में कि एलसीएम की वैल्यू आ रही है। 5 to the 10
तो ये वाले 5 को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 10 यहाँ पे एल्सियम, तो यहाँ पे 10 ही लिखा हुआ था, यहाँ पे 7 7 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसी चीज को अप्लाई करेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 4/x+2, क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल थे उनको हम बाकायदा एलसीएम नहीं निकाल सकते। जो तरीका होता है नंबर्स का, लिखा 4/x+2 प्लस 5/x+2। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, तो x+2 ही मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और 4 और 5 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और कहीं पे लिखा हुआ है 3/x+3 का होल स्क्वायर, और कहीं पे लिखा हुआ है 2/x+3, ठीक है। तो ये टर्म इस टर्म का मल्टीपल है, तो यही एलसीएम आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगी, यानी कि x+3 ही का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, और बाद में जहां पे ये पूरी टर्म मौजूद थी तो उसके ऊपर 3 को ऐसे ही लिखेंगे, और x+3 का डबल होता है x+3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 2 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई x+3 से, यानी कि +2 × x+3। इसकी मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। 4/2a प्लस 5/a। तो 2a का मल्टीपल यानी कि a मल्टीप्लाई बाय 2 बनता है, तो यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 2a ही एलसीएम आ जाएगा। जहां पर 2a लिखा हुआ था तो वहां पे जो उसका था न्यूमरेटर वो वैसे ही लिखा रहेगा, और यहाँ पे क्योंकि a था तो a मल्टीप्लाई बाय 2 बनता है, तो 5 को हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 4 + 10, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी हल, ठीक है। अमंग द वेरिएबल्स कहीं भी लिखा हुआ है 3/a+2 प्लस 4/x, ठीक है। अगर दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, तो हमारे पास और कोई हल नहीं है सवाए इससे कि दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम ले लें, यानी कि a+2 और x दोनों को मिलाकर लिख दें। तो यहाँ पर दोनों को मिला के लिख देंगे, और ये x हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, और ये a+2 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। ऐसे बोलेंगे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 3 × x प्लस 4 × a+2। आगे सॉल्व करने के लिए जो भी हमारा आंसर था वो सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो अगर डिनोमिनेटर में दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम थी तो वही एलसीएम आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल है, ठीक है, तो जो मल्टीपल टर्म थी वो आ जाएगी एलसीएम, ठीक है। और जो मल्टीपल नहीं है तो वो किससे मल्टीप्लाई होने के बाद इसके बराबर आ रहा था, वो टर्म यहाँ पे हो जाएगी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ। एंड नंबर 3, जब हमारे पास कुछ भी समझ ना आए, कोई भी हल ना हो, यानी कि दोनों वैल्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है, ना तो दोनों सेम है ना कोई किसी का मल्टीपल है, तो दोनों को जस्ट मिला के लिख देंगे, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट वो आ जाएगा एलसीएम। और यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये वाला x 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये वाला a+2 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स के अंदर एलसीएम को ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वापस टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। जी, बुक का पहला सवाल है, जी तो आंसर लिखे हुए मैंने भी लिखा, 4x-1/2x-2। 4 का पार्ट 1, 4x-1/2x-2। अच्छा, 4x+1/2x+2 +4x+1/2x+2। जी, यहाँ पे दो फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे एलसीएम लेने की जरूरत है, ठीक है। एंड व्हेन आई सी द डिनोमिनेटर, तो 2x-2 और 2x+2 दोनों सेम नहीं है, मुख्तलिफ है, और कोई किसी का भी मल्टीपल नहीं है, तो इन दैट केस जस्ट दोनों को मिला के लिख देंगे, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट 2x-2 और 2x+2, इन दोनों को हम मिला के लिख देंगे, तो वो मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद जब भी हम ऐसा करेंगे तो ये टर्म इससे हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये वाली इससे हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 4x-1 के साथ कौन होगा मल्टीप्लाई,
2x+2 और प्लस 4x+1 के साथ कौन होगा मल्टीप्लाई? 2x-2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों टर्म मुख्तलिफ हो और कोई किसी का मल्टीपल ना हो तो यही हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, बिकॉज वी कैन नॉट टेक अ प्रॉपर एलसीएम इन वेरिएबल्स। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बल्कि स्टेप बाय स्टेप कर लूंगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जितना हम स्टेप को ज्यादा क्लियर करेंगे, ज्यादा स्टेप होगा तो अच्छा समझ में आएगा। तो 4x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4x मल्टीप्लाई बाय 2x+2। फिर बाद में -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू 2x+2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस इन दोनों का मल्टीपल 4x इंटू 2x-2, 4x इंटू 2x-2। अब बाद में +1 इंटू 2x-2। अच्छा, अब नीचे लिखा हुआ 2x+2 और 2x-2, इन दोनों की मैं जगह चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा जो हम शक्ल देखते हुए आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं जगह चेंज कर रहा हूँ कि वो उससे मैच कर जाए। कौन सी शक्ल, मैं आप लोगों को बाद में बताऊँ अगले स्टेप के अंदर। अच्छा, 4x इंटू 2x क्या बन जाएगा हमारे पास? 8x²। 4x प्लस 2 क्या बन जाएगा हमारे पास? 8x। अब -2x, -1 इंटू 2x, -2x-2। अच्छा, प्लस 4x इंटू 2x क्या बन जाएगा? 8x² प्लस का। और 4x इंटू -2 क्या बन जाएगा? माइनस का 8x। 1 इंटू 2x क्या बन जाएगा? प्लस का 2x। और 1 इंटू -2 माइनस का 2 बन जाएगा। अब अपॉन में इन दोनों का मल्टीपल, यानी मैंने 4s को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब आपने -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 4s को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, बाद में +1 को इन दोनों से किया मल्टीप्लाई। तो कुछ टर्म अगर कैंसिल है तो उन्हें कैंसिल कर देंगे, ऐसे +8x से -8x कट गया, तो 8x-8x 0 आता है, 1 नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे कि कहीं भी लिखा हुआ है कि 8x/8x, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड तो कट कट के क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, लेकिन लिखा हुआ 8x-8x, यानी कि वो खत्म हो गया, आंसर 0 आ गया। ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 2x वो दोनों कैंसिल हो गए, तो 8x², इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले नीचे आते हैं। नीचे का लिखा हुआ 2x+2 इंटू 2x-2, तो मुझे क्या ऐसा लग रहा है कि ये लिखा हुआ है मेरे पास, नीचे जो लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये 2x को मुझे मुझे लग रहा है कि ए लिखा हुआ है, ये 2 मुझे लग रहा है कि बी लिखा हुआ है, तो ये वही 2x है, सॉरी ए, ये वही 2x है और ये वही 2 है। यानी कि पहले इन दो सेम नंबरों के बीच में प्लस है, बाद में इन दो सेम नंबरों के बीच में माइनस है, तो आई कैन सी कि ये a+b इंटू a-b लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन मेरे यहाँ पर a 2s के बराबर है और b 2 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला a+b इंटू a-b का, तो आंसर क्या आ जाएगा? a² यानी कि 2x का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 2x का a का स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b मेरे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे जो कट गया, जो बचा क्या? 8x² प्लस 8x, तो हमारे पास क्या बच गया? 16x² यहाँ बच गया। ठीक है, उसके बाद -2 -4 बच गया, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 4x² -4, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, अब मजीद आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, लेट्स सी। अच्छा, 16x² -4, यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो अंदर क्या बच जाएगा? 4x² -1। अब नीचे भी 4 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा? x² -1। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? 4x² -1 अपॉन x² -1।
तो ये हमारे पास आंसर आ गया, मजीद सॉल्व नहीं हो रहा। लेट्स सी हमारा आंसर बुक से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आंसर हमारा बुक से मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था। एक दफा मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। सवाल था 4x-1/2x-2 प्लस ऑफ 4x+1/2x+2। तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लूंगा, एलसीएम मैं हमेशा लूंगा डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2x-2 और 2x+2, दोनों सेम नहीं है, दोनों में से कोई भी एक किसी का मल्टीपल नहीं है। तो मुझे इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं कि दोनों को मिला के लिख दो, वही एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई यानी कि इन वेरिएबल्स हमने यही करना होता है कि अगर दोनों कंडीशन फेल हो गई है तो थर्ड वन कहता है कि दोनों को मिला के लिख दो, वही एलसीएम आ जाएगा। तो 2x-2 मल्टीप्लाई बाय 2x+2, ये हमारा एलसीएम आ गया। इन दैट केस ये टर्म यहाँ हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये वाली टर्म यहाँ हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 4x-1 इंटू 2x+2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्लस ऑफ 4x+1 इंटू 2x-2 यहाँ पे लिखा हुआ था, और नीचे दोनों को मिला के लिख दिया। अब मैंने इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, प्लस इन दोनों को भी करना है मल्टीप्लाई, और नीचे क्या लिखा हुआ 2x+2 इंटू 2x-2, दोनों की मैंने जगह चेंज कर दी। जगह चेंज नहीं भी करूंगा तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एनीवेज 4x मल्टीप्लाई बाय 2x+2, पहले ये 4x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में ये -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी यानी कि 4x पहले मल्टीप्लाई होगा 2x-2 से, और बाद में प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा 2x-2 से, और नीचे क्या लिखा हुआ था 2x+2 इंटू 2x-2, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस का फॉर्मूला बन रहा है। और फॉर्मूला बन के a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a मेरा 2x था तो 2x का स्क्वायर, और b मेरा 2 तो 2 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे 4x इंटू 2x 8x स्क्वायर, 4x इंटू 2 8x, उसके बाद -1 इंटू 2x -2x, और -1 इंटू +2 -2। अब अगेन 4x इंटू 2x 8x का स्क्वायर, 4x इंटू -2 माइनस का 8x, फिर +1 इंटू 2x प्लस का 2x, बाद में +1 इंटू -2 माइनस का 2, और नीचे क्या बन गया 2x का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो जो टर्म सेम है और साइन डिफरेंट है वो कट जाएंगे, यानी कि 8x -8x कैंसिल हो गए, +2x -2x कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 16x स्क्वायर, -2 और -2 जो बन जाएगा -4, और नीचे बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर 4 कॉमन ले लिया, नीचे भी 4 कॉमन ले लिया। जब ऊपर 4 कॉमन लूंगा 16x स्क्वायर के अंदर, तो 4 कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बच गया 4 बच गया, तो बिकॉज 4 4 16, और एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ था, माइनस यहाँ पे 4 कॉमन लेने पे कुछ नहीं, यानी कि 1 बच गया। नीचे जब मैंने 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया x स्क्वायर -1, ये 4 4 से कैंसिल हो गए, और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। मजीद क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर, चैप्टर नंबर 3 लेक्चर 3 बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा आप लोग को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।